नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विश्व में जो माइलस्टोन भारत ने स्थापित किया है, या यूं कह दीजिए जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई है वो भारत के साइंटिस्टों ने किया है। तो ऐसा क्या किया है भारत के साइंटिस्टों ने, क्या वो किसानों के लिए लाभदायक है, किस हद तक लाभदायक है, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। और टॉपिक का अगर हम नाम लें दोस्तों तो आप पहचान पाएंगे कि नाम से आपको पता चल गया होगा, नैनो यूरिया। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये दोनों स्पेक्ट्रम में या दोनों क्षेत्र में लाभदायक है, किसान भाइयों के लिए भी लाभदायक है। तो ये वीडियो जो है किसान भाइयों के लिए पूर्णतया लाभदायक है। किसान भाई भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार पूरा अवश्य देखें। मैं पूरा का पूरा आपको बताऊंगा किस फसल पे हमें इसका उपयोग करना है, कैसे करना है, और करने से पहले कहाँ कहाँ इसे जांचा गया है, क्या ये फसलों के लिए वास्तव में लाभदायक है, और क्या ये किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति यानी उनके कीमत या उनकी बजट में भी बैठता है या नहीं बैठता है, पूरी हम बात करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो, नैनो यूरिया। दोस्तों अगर हम बात करें नैनो यूरिया की तो कहा जाता है कि दुनिया आज तक इस तरह के यूरिया का निर्माण करने के लिए उतावली है, प्रयोग पे प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। आज जो दुनिया में नहीं हो पाया है दोस्तों, वो गुजरात की एक कंपनी, एक कोऑपरेटिव कंपनी इफ्को लिमिटेड, या जिसे हम इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इस कंपनी ने इस नैनो यूरिया का निर्माण कर दिखाया दुनिया में सबसे पहले। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि दुनिया का प्रथम नैनो यूरिया हमने बना दिया, और अभी थोड़े दिनों पूर्व इसकी एक प्रोग्राम हुआ था, एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें इसके डीजी या प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने ये घोषणा की कि इस तरह का जो तरल यूरिया या नैनो यूरिया है ये विश्व में हम बनाने वाले प्रथम देश भारत है, और पेटेंट बेस पे दोस्तों इस तकनीक का इजाद हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि ये कहाँ इसका निर्माण हो रहा है या कहाँ इसका निर्माण हुआ था, तो दोस्तों जो इसके ट्रायल्स थे, जो सबसे पहले इसे बनाने की क्रिया थी, गुजरात में कलोल नामक स्थान पर ये इसका निर्माण हुआ, और प्रथम खेप इसकी यहीं बनी है। और इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूपी के आंवला एवं फूलपुर, प्रयागराज के पास फूलपुर है, इन दो स्थानों पर भी और इस तरह के प्रोजेक्ट लगा के इसका जो प्रोडक्शन है दोस्तों वो बढ़ाने की तैयारी हो रही है। अब आगे हमें बात आती है कि वास्तविकता में क्या नैनो यूरिया की आवश्यकता थी, और थी तो ये आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों हम पढ़ते आए हैं 1965 के बाद जब हरित क्रांति आई, नॉर्मन ई बोरलॉग और एमएस स्वामीनाथन जी के प्रयासों से भारत ही नहीं पूरा विश्व खाद्यान्न की स्थिति में स्टेबल हुआ, और भारत की स्थिति तो इतनी स्टेबल हुई कि आज हमारे पास कई सालों का स्टॉक मैनेजमेंट में पड़ा है। इसका मतलब हमारे पास जितना भी प्रोडक्शन बढ़ा है उस वक्त हरित क्रांति की वजह से। हरित क्रांति में दो मेन पॉइंट लिए गए थे, आपका फर्टिलाइजर और आपका हाई यील्डिंग वेराइटीज। बी सीड अच्छा लाया गया और आपको फर्टिलाइजर अप्लाई करने थे, आपको उर्वरक देने थे। लेकिन उस वक्त तक क्या था दोस्तों कि हमें उर्वरक देने थे कुछ हद तक, हमें उर्वरक कुछ हद तक देने थे। जैसे आप मानव बॉडी या अपने खुद के शरीर की बात कीजिए, अगर हम कभी बीमार होते हैं, छाले हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले शहद का उपयोग करते हैं, यानी उसमें जो विटामिन होते हैं, उसमें जो पोषण तत्व होता है, कोशिश करते हैं कि उससे वो आपका कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन टेबलेट देगा और वहां से आप ठीक होंगे। लेकिन इसका मतलब कहीं ये नहीं था कि आप केवल और केवल मल्टीविटामिन टेबलेट्स पर डिपेंड हो जाइए, आप केवल वही खाइए, आप खाना खाना छोड़ दीजिए, आप फ्रूट खाना छोड़ दीजिए, आप सब्जियां खाना छोड़ दीजिए। लेकिन किसान भाइयों हुआ क्या, हमने सबसे पहले पशुपालन छोड़ा। हमने जब पशुपालन छोड़ा तो हमारे पास देसी गाय या हमारे पास भैंस की कमी हुई, और हमारे पास देसी खाद मिलना बंद हो गया। जब हमारे पास देसी खाद पर्याप्त मात्रा में मिलना बंद हो गया, मैन पावर हमारे पास मिलना बंद हो गया, तो फिर किसान ने क्या किया, हमने क्या किया, पूरा का पूरा जो हमें फर्टिलाइजर यूरिया बहुत कम देना था उसकी जगह हमने क्या कर दिया, केवल और केवल उसे यूरिया पे डिपेंड कर दिया। अब दोस्तों ये केमिकल है,
क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्यों ये नुकसानदायक है। किसान भाइयों, आप जब किसी यूरिया का कट्टा या बैग खरीदते हैं, आप उस पर देखिएगा 46% एन यानी जो एक नत्रजन पोषक तत्व होता है जो पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक माना जाता है, वो केवल उसमें 46% होता है। अब 46% होता है तो हम तो 45 किलो का बैग लाए हैं, हम 100 किलो यूरिया लाए हैं, उसमें हमें 46 किलो नाइट्रोजन या नत्रजन मिल रही। अब आप कभी सोचिए कि उसमें 54 किलो और क्या है, कुछ न कुछ ऐसा आइटम है जो कंपनी को बहुत सस्ता पड़ रहा है और आपकी जमीन के लिए उपजाऊ नहीं है, वो आपकी जमीन को खराब कर रहा है। अब दोस्तों, आप इस तरह के जब आप बार बार उसमें वो खाद डाल रहे हैं, बार बार आप उस यूटिलाइजेशन करते हैं, तो क्या होता है, जो फिलर पदार्थ कहा जाता है, फिलर पोर्शन जो है 54 किलो का, हर बार आप 100 किलो यूरिया दे रहे हैं, उसमें आप 54 किलो, आप यूँ मान लीजिए कि पत्थर का चूर्ण आप खेत में डाल रहे हैं और फिर आप कहते हैं मेरा खेत हार्ड हो रहा है, तो आप हार्ड होगा, नहीं होगा तो और क्या होगा। अब दोस्तों, हमें इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी कि जो ये फिलर ट्रीटमेंट या जो ये 54 किलो हम एक्स्ट्रा मटेरियल दे रहे हैं, पहली चीज़ तो ये कम हो। दूसरी चीज़ दोस्तों, उस 54 किलो की वजह से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। कैसे हो रहा है दोस्तों, आप जो भी मैं बता रहा हूँ, फिलर आपने यूरिया दिया, 100 किलो यूरिया दे दिया, 46 किलो यूरिया था, वो उपयोग में आया। अभी हम बात करेंगे उपयोग कितना आता है। पहली बात तो उपयोग भी बहुत कम आता है। अब उपयोग की हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण कैसे करेगा। वो जितने भी 54 किलो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो आपकी ज़मीन में जाएगा और आपकी मृदा को प्रदूषित करेगा, और मृदा प्रदूषित होगी तो कहीं ना कहीं पर्यावरण पूर्णतया प्रदूषित होगा। उसके बाद दूसरा कि हमारे जो किसान हैं, जितना भी भारत में नाइट्रोजन उपयोग होता है उसका 80 से 82% यूरिया इस्तेमाल किया जाता है। बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है किसान भाइयों, लगभग 4 करोड़ टन यूरिया यूज होता है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा हमें आयात भी करना पड़ता है। यहाँ भी बन रहा है, आयात भी करना पड़ता है, गवर्नमेंट भी इस पर सब्सिडी देती है, और तब जाके कहीं ये किसान भाइयों तक 300 रुपये का या 267 की जो रेट, या उससे जब हायर थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, ये जब रेट मिलती है तो ये मान के चलिए कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी कारखानों तक पहुँचती है। अब दोस्तों, आप जब उस यूरिया का जितना उपयोग कर रहे हैं उसका केवल और केवल 40% या यूं मान लीजिए खींच के आधा, आपने अगर 100 किलो यूरिया दिया है उसमें से आपको मिलता है कितना है, 46 किलो नाइट्रोजन। अब 46 किलो दिया है उसमें से भी आधा यानी 23 किलो, केवल 23 किलो नाइट्रोजन आपके पौधों को उपलब्ध होता है। तो सर बाकी कहाँ चला जाता है, ये क्वेश्चन हमारे मन में होना चाहिए। बाकी कहाँ जाता है, आपने यूरिया दिया, बारिश आ गई, ज़्यादा बारिश आ गई, आपके पानी के साथ लीचिंग हो गई, नीचे की तरफ चली गई। लीचिंग का मतलब होता है पानी के साथ किसी भी वस्तु का, किसी भी पोषक तत्व का मृदा में नीचे की तरफ जाना या जमीन में उतर जाना, ये लीचिंग कहलाता है। आधा तो क्या हुआ, नीचे चला गया। और अगर मान लीजिए ऊपर रह गया, आपने पानी नहीं दिया, कम दे दिया और डिजोल्व नहीं हुआ, उससे पहले बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, तो इसमें होती है अमोनिया, और अमोनिया क्या करती है, वाष्पशील होती है, धूप में वाष्प बन के उड़ जाती है। अब दोनों तरह से लॉस हो गए। आपका क्या हुआ, या धूप पड़ी तो उड़ गया और पानी आ गया तो नीचे की तरफ चला गया। यानी आपने 100 किलो यूरिया दिया है, उसमें से मात्र 23 किलो नाइट्रोजन आपके पौधों को प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों, आप पैसा तो किसान भाइयों पूरा 100 किलो का दे रहे हैं और आपके जो फसलें हैं वहाँ तक वो 23 किलो पहुँच रहा है। इनमें कई बार गलतियाँ हमारी भी होती है, हमें उपयोग कितना करना है उससे हम ज़्यादा करते हैं, हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस से नहीं चलते हैं, या हम कृषि विभाग के द्वारा दिए गए आंकड़ों से नहीं चलते हैं, उनके आधार पर हम खाद या उर्वरक का उपयोग नहीं करते हैं, तब वहाँ भी हमारी जो ये असामान्यताएं आती है वो आ जाती है। उसके बाद दोस्तों, हम बात करें कि यहाँ पे अगर हमें 40% ही इसका उपयोग हो रहा है, 50% ही उपयोग हो रहा है, तो अब आप कहोगे कि साहब नैनो ला रहे हो आप, इस नैनो में भी क्या है, इतना ही होता होगा? नहीं होता है। नैनो बिल्कुल कहा जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स को जो आंखों से नहीं दिखते हो।
ऐसे पार्टिकल से मिलके ये खाद बनाया है। तो जब आप इसका स्प्रे करेंगे, जब इसका आप छिड़काव करेंगे स्प्रेयर के द्वारा, टंकी के द्वारा, तो ये सीधा का सीधा पत्तियों से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, पत्तियां अपने अंदर खींच लेगी और सीधा पत्तियों को मिलेगा और पत्तियां अपना भोजन बनाने की क्रिया शुरू कर देगी। तो एक तो इजी मिल रहा है। पहले क्या होगा, आप उसको आटा दे रहे थे, वो आटा बनाएगा, उसकी रोटी बनाएगा, फिर वो रोटी को सेक के खाएगा। लेकिन अब क्या कर रहे थे, आपने क्या किया, कंप्लीट रोटी बना के ही दे दी, केवल क्या करनी है, उसको एब्जॉर्ब करनी है, खानी है उसको। तो यहाँ पे उसके लिए क्या आसानी हो जाएगी पौधे के लिए। एक तो क्या है, आपका जितना भी दे रहे हो उसका 80% उस पौधे को लग रहा है। सीधी सीधी अपनी गांव की भाषा में बात करें तो जो हमने दिया है वो 80% उसको लग रहा है, यानी 20% ही उसका लॉस हो रहा है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि हम जब छिड़काव करते हैं तो कुछ जो ड्रॉपलेट या जो बूंदें नीचे गिर जाती है उनको हम मानते हैं, या हवा में उड़ जाती है, उनको हम मानते हैं कि यहाँ पे 20% इसका हानि हो रही है, अदरवाइज 80% इसका उपयोग होता है। अब दोस्तों हम बात करें कि आप ये बात कह रहे थे कि साहब यूरिया तो बहुत नुकसान कर रहा है, तो है तो वही तत्व है जो इसमें नाइट्रोजन मिल रहा था, इसमें भी वही मिलेगा, तो हमें फिर नैनो उपयोग करने से क्या फायदा। देखिए किसान भाइयों, जितना भी यूरिया उपयोग में आ रहा था वो पर्यावरण के लिए प्रदूषण का कारण बन रहा था। लेकिन अगर नैनो की बात करें तो बहुत सारे इसके पॉजिटिवनेस हैं, बहुत सारे इसके लाभ हैं, जिस कारण किसान को इसको उपयोग में लेना चाहिए। पहली बात, पर्यावरण की अगर बात करें तो पर्यावरण के ये अनुकूल है, पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान इससे नहीं होता है। अब अगली बात अगर हम करें कि और क्या फायदे हो सकते हैं, तो दो जो नुकसान हमने यूरिया में बताए थे कि धूप पड़ेगी, वाष्प बन के उड़ जाएगा, और अगर ज़्यादा बारिश हो गई लीचिंग हो जाएगी, ज़मीन में उतर जाएगा, ऐसा कोई भी लॉस नहीं होना है। बस बशर्ते आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इसका छिड़काव जब करें तो आप ये देख लें कि बादल नहीं बन रहे हो, बारिश आने की संभावनाएं नहीं हो रही हो। अगर इसके उपयोग के 8 से 12 घंटे में बारिश आ जाती है तो कुछ हद तक इसका लॉस होता है, आपको छिड़काव वापस करने की अनुशंसा दी जाती है कुछ हद तक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा का सारा धुल जाएगा, आप जैसे ही छिड़काव करेंगे इसके अवशोषण की क्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर 8 से 12 घंटे में भयंकर बारिश होती है, बहुत जोरदार बारिश होती है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको रिपीट स्प्रे करने की कहा जाता है। अगला जो इसका लाभ है हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर आप 1 किलो दोगे तो उसमें से ये 800 ग्राम सीधा पौधे को लगेगा, यानी 80% इसकी उपयोग दक्षता कही जाती है। अब दोस्तों और किसान भाइयों, आप कहेंगे कि ये इफको ने कहीं ट्रायल लिए कि नहीं लिए, कहीं क्रॉप में देखा है फसलों में कि वास्तविकता में ये फसलों को लाभदायक है या नहीं है। तो अगर हम बात करें इस तरह की, तो देश के लगभग 20 कृषि विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय जो ट्रायल लगाते हैं, वहां पे 43 तरह की फसलों पे किसान भाइयों इस पे परख की गई है। इसमें देखा गया है कि यूरिया जब हम देते हैं तो क्या रिजल्ट आते हैं, और उसके स्थान पर अगर हम नैनो यूरिया देंगे तो क्या होगा। इसके अलावा इफको कंपनी ने पर्टिकुलरली 11,000 किसानों को नोटिफाइड किया था, 11,000 किसानों के यहाँ ट्रायल्स लगाए हैं 94 फसलों पे, जहाँ पे ये पॉजिटिव असर आए हैं, इसका सकारात्मक परिणाम मिले हैं, और सीधी आसान भाषा में कहा जाए तो उपज में वृद्धि मिली है। तो इसलिए ये जांचा और परखा हुआ प्रोडक्ट है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगली जब दिमाग में बात आती है कि नई टेक्नोलॉजी है, क्या ये हमारे बजट में फिट होगी। दोस्तों अगर एक हद तक बात करें तो ये 50-50 चांसेज हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य और इसके लंबे परिणाम की बात करें, पर्यावरण की बात करें, तो ये किसानों के लिए लाभदायक है। अब क्यों लाभदायक है इसकी भी हम बात करेंगे। इफको ने इस प्रोडक्ट को या इस नैनो यूरिया को 500 ml बोतल में निकाला है दोस्तों, 500 ml बोतल में। क्यों निकाला है उसके पीछे भी इनका फैक्ट है कि जहां पे एक बैग यूरिया का उपयोग होता है, एक बोरी यूरिया का उपयोग होता है, उस स्थान पर आपका जो है ये एक 500 ml की बोतल नैनो यूरिया कारगर है। यानी इसलिए इन्होंने एक बराबर क्वांटिटी रखी है कि हम केवल 500 ml की इसकी पैकेजिंग रखेंगे। अब कीमत की बात की जाए तो ऑलमोस्ट जब किसान यूरिया लेता है, क्राइसेज भी होते हैं उसके, लेकिन एक एवरेज अगर इसके रेट की बात की जाए तो 300 रुपए तक ये आपको
लगभग घर पे पहुंचते पहुंचते उसका आप परिवहन चार्ज मान सकते हैं, ऑलमोस्ट हम मानते हैं कि 300 रुपये लग सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो 240 रुपये में ये एक डिब्बी मिल रही है और बड़ा आसान है। कोई भी किसान भाई जाता है, भले वो बुजुर्ग हो, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो, अगर वो 45 किलो के कट्टे को उठा के ले जाना चाहे नहीं ले जा सकता है। लेकिन अगर उसी के बनिस्पत आप 240 यानी पैसा भी आपका लगभग 10% कम लग रहा है और आपको क्या करना है, केवल आपने पिक किया, हाथ में लिया या किसी थैली में लिया, आप आराम से लेके जा सकते हैं। जहां लोग ट्रक भर के या जहां बहुत बड़े काश्तकार हैं उनको ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाना पड़ता था, वो एक मोटरसाइकिल पे एक पैकेट में इस चीज़ को कन्वे कर सकते हैं। तो ये जो आपका परिवहन चार्ज है या लाना ले जाना है, ये भी आपका काफ़ी हद तक कम होगा। अब दोस्तों अगली हम बात करें कि ये कौन सी क्रॉप में उपयोगी है। भाई किसी एक फसल के लिए तो नहीं बना है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यूनिवर्सिटीज और किसानों ने लगभग 94 फसलों पर इस पे रिसर्च किए हैं और लगभग ये सभी फसलों पे उपयोगी है। तो अब दोस्तों हम बात करें कि कितनी बार हमें उपयोग लेना है। क्या हमें बार बार उपयोग में लेना? नहीं लेना है। अगर आपकी अनाज वाली फसलें हैं, गेहूं, जौ, चावल, जितनी भी अनाज की फसलें हो गई, आपकी तिलहन वाली यानी तेल वाली जितनी भी सब्जियां फसलें हैं, यानी आपका तिल हो गया, मूंगफली हो गया, सूरजमुखी हो गया, इस तरह की अगर आपकी फसलें हैं या फिर आप किसी भी तरह की सब्जी लगा रहे हैं, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, या आपकी जो कपास की फसल है, इन 4 प्रकार की फसलों में आपको 2 बार स्प्रे करना। कब कब करना है आगे हम बात करेंगे जब इसका उपयोग पढ़ेंगे। लेकिन आपको याद रखना है केवल और केवल दलहनी फसलों में यानी दाल वाली फसलों में आपको 1 बार उपयोग करना है। इसके अलावा आपको इनका 2 बार स्प्रे करना है और केवल 2 बार के स्प्रे से आपकी फसल तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों अगली बात करें कि हम कब उपयोग करें, कितना उपयोग करें। अब अगर दोस्तों बात करें तो हमने जस्ट बात की है कि अनाज, तिलहन, सब्जी और आपके कपास में 2 बार उपयोग करना चाहिए। तो अब हम 2 बार ये तो नहीं है कि हम 2 दिन में ही स्प्रे कर दें या हम लास्ट में स्प्रे करें। तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम है, क्योंकि दोस्तों ये नत्रजन है और नत्रजन जो होता है वानस्पतिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। और अगर हम बात करें तो इसका उपयोग पहले ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बुआई आपने कर दी, अंकुरण हो गया, अंकुरण के 30 से 35 दिन बाद आप इसका उपयोग कर लीजिए पहली बार। दूसरी बार आप जब पुष्पावस्था आ रही, जब फूल आ रहे हैं, उससे पहले हमें पता चलता है कि अब फूल आने वाले हैं, उससे 7 दिन पहले आप इसका उपयोग कर लीजिए। 2 स्प्रे कर दीजिए, आपकी फसल के बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब अगली बात आती है कि कितना उपयोग करें। भाई उपयोग तो करना ही है, कितना करें। तो जो बोतल आपको मिल रही है उसमें से 2 से 4 ml, अगर छोटी क्रॉप है आपको 2 ml लेना है, ठीक बड़ी क्रॉप है आपको 4 ml लेना है। तो 2 से 4 ml प्रति लीटर का उपयोग आपको करना है, यानी 1 लीटर पानी आपको 2 से 4 ml। अगर 2 ml की मात्रा भी हम माने तो आपको एक टंकी में कम लगभग 30 ml नैनो यूरिया उपयोग में लेना है और आपको छिड़कना है। अब अगली बात करें कि उस जो बोतल है उसमें इस नैनो यूरिया की या नाइट्रोजन की सांद्रता कितनी है, किसान भाइयों के लिए भी जानकारी होनी चाहिए। और कृषि विद्यार्थी जितने भी हैं, हो सकता है बैंकिंग एग्जाम से कहीं आपसे करंट डाटाज पूछ लिए जाएं, करंट क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसकी जो सांद्रता होती है, इसकी कंसंट्रेशन होती है, वो कितनी होती है। तो इसकी 40,000 ppm इसकी सांद्रता मानी जा रही है। और अगर 40,000 ppm को दोस्तों हम अगर प्रतिशत में बदलें तो 4% होते हैं, यानी ये जो नैनो यूरिया है इसमें 4% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अब हम पिछले वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि ppm को किस तरह से आपके परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं ppm डिवाइडेड बाई 10,000 अगर आप भाग देते हैं 10,000 का तो आपका प्रतिशत में आ जाएगा। तो 40,000 में अगर 10,000 का हम भाग देते हैं तो आपका 4% आंसर में आ जाएगा। अब दोस्तों अगली हम बात करें कि किसान भाइयों के लिए स्पेशल ये है, क्या हमें सावधानी रखनी है। देखिए किसान भाइयों, वैसे तो ये पर्टिकुलरली ऐसा प्रोडक्ट है और ऐसा प्रोडक्ट इसको बता रहे हैं सभी साइंटिस्ट लोग, सभी वैज्ञानिक या न्यूज़पेपर्स या न्यूज़
में भी हमने जब देखा है, तो इसे पर्यावरण के अनुकूल बताया जा रहा है। किसी तरह की आपको इससे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए किसी तरह का नुकसानदायक नहीं है। फिर भी आप कुछ हद तक क्या सावधानियां रखनी है, बच्चों की पहुंच से हमें ये चीज़ें दूर रखनी है, क्योंकि कंसंट्रेशन इसकी 4% है, इसमें कहीं बच्चों के हाथ में या इसके उपयोग होता है तो यहाँ पे कहीं घातक परिणाम आ सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करें, हम इस स्प्रे के साथ साथ सभी स्प्रे के लिए बात कर लेंगे, क्योंकि जब भी किसान भाई इस तरह का कोई स्प्रे करते हैं तो मुख्यतः जो नुकसान या जो कमियां वहां से रहती है और उसके नुकसान किस रूप में आते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, आपका जो स्प्रेयर है, आपकी जो टंकी है, वो साफ होनी चाहिए। अब क्या होता है, किसान भाइयों के पास, सभी के पास स्प्रेयर मुख्यतः नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो हमने क्या किया, लास्ट ईयर या लास्ट बार जब हमने किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया था उसमें आधा लीटर 1 लीटर रह गई थी, या हमने उसको धोई नहीं, हमने ऐसे ही रख दी। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट वापस ले जाते हैं, उसमें अगली जो भी फसल के में हमें स्प्रे करना है कर लेते हैं। ऐसा नहीं करें, कम से कम 2 से 3 बार उसे धोएं, फिर एक बार अच्छे पानी से उसका नोजल भी चलाएं और उसके बाद में बढ़िया साफ करने के बाद में कहीं उपयोग करें। क्योंकि अगर आपने, आपके इस उपयोग से पहले या कोई आपसे मांग के ले गया, आपका साथी या आपका पड़ोसी, अगर उसने कहीं खरपतवारनाशी का उपयोग कर रखा है, किसी चारे वाली दवाई का उपयोग कर रखा है, तो आपने अगर डायरेक्ट उसको खेत में उपयोग कर लिया तो आपको नुकसान हो सकता है। और अक्सर कपास वाले स्थानों पर किसान भाइयों को ये प्रॉब्लम हमेशा आती है। क्या आती है, आप क्या करते हैं कि जब गेहूं की फसल हम लेते हैं तो उसमें एक खरपतवार आता है, चारा आता है, चिनोपोडियम एल्बम बथुआ जिसे कहते हैं, और लोकल भाषा में जिसे चील या चीलड़ा कहा जाता है। तो इस बथुए को मारने के लिए या खत्म करने के लिए 2,4-D का उपयोग किसान भाई करते हैं। और उस 2,4-D की टंकी या स्प्रेयर का उपयोग जब हम कपास में कर लेते हैं तो कपास में जो पत्तियां हैं वो छितरा जाती है, बंदर के पंजे के समान हो जाती है, और फिर हमें इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो आपकी क्रॉप सही नहीं हो पाती है। तो आप इस तरह के ध्यान रखें कि टंकी का जो है, साफ टंकी का प्रयोग करें। फिर अगर हम स्प्रे की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए, सुबह शाम हमें स्प्रे करना चाहिए। हमें दिन में टेम्परेचर में या ज़्यादा धूप में हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए, वो भले ही कोई सा भी हो गया, आप दवाई छिड़क रहे हैं सुबह शाम छिड़कें। एक आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं सुबह के समय ओस नहीं जमी हो, थोड़ा सा ओस सूख जाए उसके बाद में आप स्प्रे करें। अगला अगर देखें दोस्तों तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आप किसी भी तरह का रसायन छिड़क रहे हैं, हाथ में ग्लव्स और मुंह पर मास्क आवश्यक रूप से लगाएं, और हवा की विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करें। सामने से हवा आ रही है और आप इधर से स्प्रे करने जा रहे हैं तो वो सीधा सीधा आपके नाक या आंखों में रसायन आएगा और आपके अफेक्ट आ सकता है। दूसरी चीज, अगला जो है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग स्प्रे करते हैं और उसके बाद में चाय वगैरह या कुछ भी लेते हैं तो हाथ वगैरह नहीं धोते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें और हाथ वगैरह अच्छे साबुन से, सर्फ से, जिससे भी डिटर्जेंट से आप धोना चाहते हैं, एक बार साफ धोने के बाद में किसी भी खाने पीने की चीज़ का उपयोग करें। अब इसके बाद बात आती है किसान भाइयों की, आप सोचेंगे कि नैनो यूरिया जो है आपने बता दिया सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या इसकी लास्ट डेट होती है? तो इफ्को के अनुसार आप जब इसकी एमएफजी देखते हैं, यानी ये मार्च 2021 में बना हुआ है, तो इसके जस्ट 24 महीने बाद या 2 साल बाद इसे एक्सपायर्ड माना जाता है। वहां तक आप इसको यूज कर सकते हैं, 2 साल तक, इसके बाद आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों किसान भाइयों, ये था पूरा का पूरा नैनो यूरिया के बारे में। जितना भी कन्फ्यूजन्स थे, कई बार पूछा जाता है, कई बार हमें ध्यान नहीं रहता है कि नई जो टेक्नोलॉजी आई वो क्या है, क्या हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कई तरह की भ्रांतियां लोग फैला देते हैं कि इसका उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका अगर हम उपयोग करते हैं तो इस तरह के नुकसान आएंगे। कोई भी नुकसान इसका नहीं है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बस बशर्ते आपको क्या करना है, सही मात्रा में उपयोग करना है। आपको 2 से 4 ml का है, 2 से 4 ml करें, और आप जब छिड़कते हैं तो एक लाइन में चलें। हम जो दवाई छिड़कते वक्त इस तरह से जो छिड़काव या स्प्रे करते हैं, वहाँ क्या होता है, नुकसान होता है। हमें 2 तरह से नुकसान होता है। एक तो हमें डबल मात्रा चाहिए। अब अगर हम एक साथ चल रहे हैं तो हमें क्या है, पूरा का पूरा जो एक लाइन है वो
आपकी कंप्लीट हो रही है। लेकिन आप जब यूं करते हैं तो आपकी जो बीच का पार्ट है वो कभी कभी रह जाता है और दोनों तरफ के जो पार्ट है वहां पे 2 बार 3 बार दवा का स्प्रे हो जाता है, खाद का स्प्रे हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में दो किसान भाइयों क्या होता है कि आप जो माइक्रो न्यूट्रिएंट छिड़क रहे हैं या ऐसा कोई पोषक तत्व छिड़क रहे हैं जिसकी थोड़ी सी भी मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो वो नुकसानदायक है। तो ऐसा करने से आप बचें। हमेशा इस तरह के जो भी आप स्प्रे करते हैं उनमें सीधा चलें और एक रास्ता रखते हुए कि मुझे अभी एक लाइन निपटानी है, जितना इसका इस नोजल से स्प्रे हो रहा है उतना निपटाना, वापस जब मैं आऊँगा तो इसके पास मैं कंप्लीट करूँगा। उम्मीद है किसान भाइयों और कृषि विद्यार्थियों की ये जो वीडियो है ये आपकी जानकारी या आपका नॉलेज बढ़ाएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पर्सनली सभी कमेंट्स को देखता हूं और अगर उनके वाजिब जवाब की ज़रूरत पड़ी या उन कन्फ्यूजन्स के लिए ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको पर्सनली कमेंट करूंगा या फिर मैं उसके लिए वीडियो भी बनाकर आपके कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकता हूं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत।